गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हाउ आर यू ऑल। चलिए फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे मॉडर्न फिजिक्स के नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम देखने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। एटम्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में बहुत पहले से 18th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, तब से ही इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज आना शुरू हो गई थी और हर कोई अपना अपना विचार व्यक्त करना चाह रहा था। तो सबसे पहले डालते हैं नज़र कुछ थ्योरीज पर। थ्योरीज अबाउट एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कैसे होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर कुछ लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज दी। सबसे पहला नाम इसके अंदर आएगा डाल्टन का, डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन का बोलना यह था कि जो एटम होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। क्या बोला था उसने? कैन नॉट बी डिवाइडेड, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, डिविजिबल नहीं है, कैन नॉट बी डिवाइडेड। और ये कहा था कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये बात तो ठीक थी, सही थी बात कि न्यूट्रल तो है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। और फिर ये कहा था कि जो एटम्स है, जैसे कि एक एटम होगा फॉर सेम एलिमेंट, उसे कहा था कि फॉर सेम एलिमेंट ऑल एटम आर आइडेंटिकल, ऑल एटम आर आइडेंटिकल, सब एक जैसे होते हैं। जैसे अगर वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो वाटर के अंदर जितने भी एटम्स उसके अंदर होंगे ना, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम होंगे सब एक जैसे होंगे, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। उसके अंदर हाइड्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है। इसका बोलना था कि नहीं, सब एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे बिल्कुल। और फिर ये कहा था कि दे आर कंपेरेबल टू साइज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के कंपेरेबल हो गए, जबकि ऐसा भी नहीं है देखने में। मतलब अगर ऐसा देखा जाए कि हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 1 है और ऑक्सीजन का अगर 8 है, तो ऑक्सीजन 8 टाइम्स ग्रेटर होगा हाइड्रोजन से, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 8 टाइम्स ग्रेटर है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, उसके अंदर में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, उनके मास नंबर्स के अंदर में। तो इसकी कुछ ये थ्योरी डाल्टन की इस तरह जा रही थी, और डाल्टन की थ्योरी फिर फेलियर गई। फेलियर कौन कौन से पॉइंट्स की वजह से, देखो जरा फेलियर क्या हुआ इसका। तो फेलियर हुआ कि एक तो डिवाइड नहीं होता बोले आपने, ये गलत बात है। तो फेलियर हुआ कि एटम्स आर डिविजिबल, एटम्स आर डिविजिबल। उनके अंदर भी हमने देखा कि डिवाइड करके जब देखा तो उसमें न्यूक्लियस मिला हमको, है ना, न्यूक्लियस मिला और इलेक्ट्रॉन मिले। ये सब कुछ बात की बात है, ये इसकी टाइम तो पता नहीं था। दूसरी बात उन्होंने की कि सेम एलिमेंट के लिए सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं। तो दूसरा ये कि ऑल एटम्स आर नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात को भी याद रखेंगे हम कि आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ठीक है, डाल्टन की थ्योरी इस तरह फेल गई। तो उसके बाद दूसरी थ्योरी देने के लिए हम स्टेज पर आमंत्रित करते हैं जे थॉमसन को। प्लीज वेलकम जे थॉमसन। अब देखो, थॉमसन भैया बोले कि एक्चुअल में एटम वैसा नहीं रहता। बोले इन्हें एक ऐसा पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होता, बोले पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। बोले कौन? हमारा एटम। और उस पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। कैसे होते हैं? एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब जड़े होते हैं, जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं उसके, है ना, सीड्स इन वाटरमेलन। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया वाटरमेलन थ्योरी, है ना। तरबूज के जो बीज होते हैं वैसे ही ये पूरा तरबूज है, समझ लो, एटम और उसके अंदर लगे हुए इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्जेस, ये क्या है हमारे, ये नेगेटिव चार्जेस है। तो जे थॉमसन ने भी इनका नाम अभी इलेक्ट्रॉन नहीं रखा, ये नेगेटिव चार्जेस है, बस उसने ऐसा कह दिया। ठीक है, तो ये वाटरमेलन थ्योरी भी कही गई और इसको प्लम पुडिंग थ्योरी भी बोला गया, है ना। ऐसा ही तो होता है पुडिंग में भी, तो उसको ये भी नाम दिया गया।
अब ये दोनों नाम देने के बाद प्रॉब्लम ये हुई कि ये कुछ डिफाइन कर सकता था। अच्छी बात तो ये थी कि इसने एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? एक्सप्लेन क्या क्या एक्सप्लेन किया? थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन, और आपने अभी भी पढ़कर आया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इससे, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन वो भी प्रूव हो जाता है इससे। ओहो हो, यानी कि इसमें देखेंगे अगर आप तो थर्मियोनिक इमिशन भी हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन भी हो रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इस पे से प्रूव हो जाएगा। जैसे कि ऊपर से रेज आती है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यहाँ से रेज आती है ना, और ऐसी रेज आती है एच न्यू की एनर्जी लाती है, वो एनर्जी लाकर ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बाकी क्या बचेगा, ये तो पॉजिटिवली स्फीयर है ना, अरे ये तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, वो पॉजिटिविटी आ जाएगी। मतलब आयोनाइजेशन आप प्रूफ कर सकते हो, मतलब आप आयोनाइजेशन प्रूफ कर सकते हो, आयोनाइजेशन भी इससे एक्सप्लेन हो जाता है। लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं होती है, कुछ एक्सप्लेन नहीं होती है। फेलियर क्या हुआ देखो जरा, फेलियर किसका फेलियर है, जे थॉमसन का। थॉमसन की थ्योरी का फेलियर ये था सबसे पहला कि ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स है उसके बारे में कुछ नहीं बताया। रियलिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स है ऐसा माना गया, ठीक है, बोर्स थ्योरी के बाद जो आएगी उसके अंदर बताया गया ऐसे, उसके बारे में इसने कुछ नहीं कहा। और स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा, एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम और इट कैन नॉट एक्सप्लेन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। मतलब क्या होगा, इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं यानी कि रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर में, उसमें अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग होती है, वो थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पा सकता है, कर ही नहीं सकता है ना। इसके पास में तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूम ही नहीं रहे हैं, इसके पास तो जड़े हुए हैं एक सॉलिड स्फीयर के ऊपर में, बट एग्जैक्टली नेचर में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये थ्योरी इस तरह से फेलियर गई है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर में जंप करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, वो हम नील बोर्स के एटॉमिक मॉडल में भी पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट है। तो वहां पे एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमको पता चलेगा कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में तो क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है और उसकी वजह से आपको एक स्पेक्ट्रम मिलता है, एक फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ मिलती है आपको, और कभी कभी विजिबल रेंज में भी होती है, अल्ट्रावायलेट रेंज में भी होती है, ठीक है। तो हमको वो एक्चुअली देखना है कि कैसे हमको मिलेगा ये स्पेक्ट्रम। इसके पास तो गलती से भी नहीं मिलेगा। रुदरफोर्ड के पास चलते हैं कि रुदरफोर्ड भैया के पास में क्या है हमारे लिए देने के लिए, चलिए देखते हैं रुदरफोर्ड की थ्योरी। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या बोला, एक्चुअली ये एक रिसर्च स्टूडेंट था जे थॉमसन का है, ठीक है। तो ये सब एक के बाद एक की पीढ़ी है, ये बहुत बढ़िया। तो रदरफोर्ड ने एक्चुअली 1906 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया था विथ अल्फा पार्टिकल। तो इसका फेमस एक एक्सपेरिमेंट है जिसको बोला जाता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्चुअली आप अगर इमेजिन करो, मैं आपको कुछ इमेजिन करवाता हूँ, ड्राइंग हर बात की नहीं बनाते। इमेजिन करो कि एक लड़का, छोटा सा बच्चा, और कहानी उसके बारे में ऐसी आती है, इट्स अर्बन लेजेंड, कि उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो है एक फेंस के पास खड़ा है, फेंस, ठीक है, सामने बाउंड्री होती है ना ऐसे तार की, बारबेड वॉल की, तो बारबेड वायर वगैरह की एक फेंस थी, और एक छोटा बच्चा था अपने हाथ में पत्थर लेके खड़ा था, और वो क्या कर रहा था, पत्थर से मार रहा था, टिक टिक। अब जो पत्थर मारता तो होता यह था कि जो फेंस लगी हुई थी सारे पत्थर उसके फेंस में से चले जाते थे दूसरी तरफ, ठीक है। लेकिन कुछ एक आध पत्थर ऐसे होता था जो फेंस को लगकर नीचे गिर जाता था, और कुछ एक पत्थर ऐसे होता था जो मतलब 10 पत्थर वो फेंकेगा तो उसमें से एक आध पत्थर ऐसे होता था जो फेंस को लगकर वापस इधर ही गिरता था, इसी बाउंड्री में गिरता था, ठीक है। तो ये वाली जो घटना थी, तो इसको देखकर रदरफोर्ड को कुछ इमेजिन हुआ, उसने कहने लगा कि यार अगर मैं ऐसे ही करूँ तो मतलब यार अपने को पता तो करना है कि एटम के अंदर होता क्या है। अगर मैं ऐसे ही करूं कि एटम के ऊपर में कुछ पत्थर फेंकूं, और अगर एटम जो है वो ऐसे सॉलिड होगा तो मेरे सारे पत्थर उसको लगकर वापस आ जाएंगे, और अगर वो सॉलिड ना हुआ और उसके अंदर हॉलो कुछ पार्ट हुआ अगर, तो मेरे पत्थर उसमें से चले जाएंगे। अब रदरफोर्ड का पत्थर मतलब क्या, वो पत्थर उसको चाहिए था एटॉमिक साइज का, है ना, एटॉमिक साइज का पत्थर चाहिए था उसको। तो उसने सोचा कि अगर एटम का साइज, और सबसे अच्छा एटम उसने सोचा लेने के लिए गोल्ड, AU, ठीक है, AU 79, एटॉमिक नंबर 79, हेवी न्यूक्लियस, अच्छा एक बड़ा उसको एक एटम मिल गया है। अब इस एटम के ऊपर उसको पत्थर मारने हैं। अब वो पत्थर किस साइज का होना चाहिए, वो एटम से छोटा होना चाहिए, मतलब गोल्ड से छोटा। तो उसने क्या किया कि इसने अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया, उसने स्ट्राइक्स
ऑन गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल AU-79, ठीक है। इसकी एक फॉइल लिया उसने, एक फॉइल मतलब बहुत ही थिन फॉइल लेना है। और ये एक्सपेरिमेंट उसने करवाया अपने दो कलीग्स, अपने दो स्टूडेंट जो कि हार्डली अभी ग्रेजुएशन भी नहीं करे थे, जिनका नाम था गीगर एंड अर्नस्ट मार्सडेन, ठीक है। ये दोनों ने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया ऑन सजेशन ऑफ रदरफोर्ड, ऑन सजेशन ऑफ रदरफोर्ड। परफॉर्म्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अब ये लोगों ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि हमेशा रदरफोर्ड से पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, इन लोगों ने कहा कि अरे रदर भैया घबराइए नहीं, हम करे देते हैं ना, आपका एक्सपेरिमेंट है, हम लोग करे देते हैं, लीजिए फिर हमको डिग्री से हमारी दे दीजिएगा। तो देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। एक्सपेरिमेंट के लिए लिया इन्होंने अल्फा पार्टिकल का सोर्स, बिस्मथ एज अल्फा पार्टिकल सोर्स। बिस्मथ 83 होता है ना कुछ, 83 अल्फा पार्टिकल सोर्स, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, मतलब ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है बिस्मथ, जिसमें से अल्फा पार्टिकल की रेडिएशन निकलेगी, ठीक है। अल्फा पार्टिकल उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया 2.7 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁻⁻7 मीटर थिन फॉइल ऑफ गोल्ड। बहुत थिन फॉइल है भैया। अरे सोचो जरा, एक एटम का साइज कितना होता है? एक एटम का जो साइज होता है ना 10⁻10 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली उतना होता है, और ये तो 10⁻7 तक चलेगा ना, ऑलरेडी 10⁻7 तक चलेगा, मतलब कि आपको बहुत ही थिन लेयर मिलने वाली है एक, और उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे। मतलब अगर ये लोग इतनी थिन क्यों किया फॉइल को, इतनी थिन फॉइल करने से क्या हो जाएगा, देखो आपको ये फॉइल जो है आपको गोल्ड की इतनी थिन मिलेगी, इतनी थिन मिलेगी कि उसमें एटम्स की एक ही लेयर मिलना चाहिए। आइडियल तो ये है कि एटम्स की एक ही लेयर होना चाहिए, उसके पीछे एटम्स की कोई लेयर नहीं चाहिए, लेकिन इतना थिन नहीं कर सकते आप उसको, एटॉमिक साइज का तो नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसी उसको कुछ लेयर मिली थी जिसमें सिर्फ 2 ही लेयर होंगे या 3 लेयर होंगे मैक्सिमम एटॉमिक की लेयर्स, ठीक है ऐसे। क्योंकि हमारे एटम के अंदर तो बहुत सारे होते हैं, एक मटेरियल के अंदर बहुत सारे होते हैं, तो गोल्ड फॉइल बहुत ही थिन लेना है उसने, तो गोल्ड फॉइल ले लिया उसने। अब ये गोल्ड फॉइल लिया और ये गोल्ड फॉइल के ऊपर में क्या किया कि अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करवाया। अल्फा पार्टिकल्स passed through lead blocks, lead block pathway, यानी कि एक पाथवे बनाया उन्होंने। देखो कैसे बनाया, तो देखो ये जो है ये है हमारा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इसके अंदर हमने अल्फा पार्टिकल का सोर्स यहां रखा है, देखो ये वाला। तो ये हो गया आपका सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसको ऐसे बोल देंगे हम कि ये है बिस्मथ समझो, है ना। और ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और वो अल्फा पार्टिकल ऐसे जाएंगे, ठीक है, अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं। ये है हमारे लेड ब्लॉक्स। ये क्यों लगाया हमने लेड ब्लॉक्स, ताकि हमारी जो अल्फा पार्टिकल की जो रेज है जो इधर इधर जाती है ना ऐसी, वो सारी एब्जॉर्ब हो जाए, है ना, जो इधर जाती है वो सारी एब्जॉर्ब हो जाए, और सिर्फ एक कॉलीमेटेड बीम, एक स्ट्रेट लाइन जो है हमारी बीम वो जानी चाहिए आगे की तरफ, ओके। और ये है अपनी गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल, ठीक है। ये गोल्ड फॉइल है, वेरी थिन, वेरी थिन, इसीलिए मैंने उसको सिर्फ एक लाइन बना दी है, ठीक है। वेरी थिन गोल्ड फॉइल है यहाँ पे ऐसे, और इस पर ये अल्फा पार्टिकल लगते हैं आकर, अल्फा पार्टिकल लगते हैं। और ये जो है ये है हमारा ZnS स्क्रीन, जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन हमने लिया। स्क्रीन क्या करता है मालूम है, देखो जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल आएंगे और ये एटम्स के बीच में से पास होकर यहाँ जाएंगे, तो यहाँ पर ये चमकू इफेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे फ्लैशेस नजर आएगी आपको, ठीक है, यहाँ पे फ्लैशेस नजर आएगी। और वो ऐसा भी जा सकते हैं, एक तो ऐसा भी जाते हैं, एक तो ऐसा भी जा रहे हैं, एक तो ऐसा भी जा रहे हैं, एक तो ऐसा भी जा रहे हैं, कुछ तो ऐसे भी जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री भी चले जा रहे हैं, ओके। और सिर्फ कुछ एक है जो पलटकर वापस आ रहे हैं, ठीक है। और कोई एक होगा जो 180 डिग्री पलट जाएगा यहाँ से, है ना, ऐसे हो जाएगा 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन। तो ये देखो डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है, ये डिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं थीटा, ये डिफ्लेक्शन को हम थीटा बोलते हैं। स्कैटरिंग, थीटा माने स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं उसको, स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री से नीचे कितना लिया जाएगा। तो हुआ ये कि समझ लो वेरी फ्यू जो है डिफ्लेक्टेड
मोर देन 90 डिग्री। बहुत ही कम लोग जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए हैं। समझ लो जैसे कि 1 in 8000 1 in 8000 ऐसे समझ लो। और वेरी फ्यू रिटर्न बैक्स, इसको समझ सकते हो 1 in 10,000 ऐसे समझ लो, ठीक है। 1 in 10,000 ऐसा मैं बता रहा हूं आपको रेशियो ऐसा कि बहुत ही कम ऐसा हुआ जो पलटकर वापस आ गए। मेजॉरिटी पासेस अनडिफ्लेक्टेड, majority of alpha particles passes undeflected। क्या हुआ? अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए, है ना, अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए वो लोग। तो इनका जो एंगल था एक्चुअली, ठीक है, स्कैटरिंग एंगल थीटा, स्कैटरिंग एंगल थीटा जो है, या नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड, तो हम ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड n is directly proportional to cosec raised to 4 theta by 2 या फिर sin of theta by 2 raised to 4। ठीक है, ये फॉर्मूले को याद रख लो। कहाँ से आया मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखो, ये उसका यहाँ पर नहीं, अगले स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कि ये वाला फॉर्मूला कैसे आया है। नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन रेज़ टू 4 थीटा बाय 2। अपने पास में ये एक फॉर्मूला बनता है इसका, ठीक है। और यहाँ पर जो देखा गया वो ऐसे देखा गया कि जो पार्टिकल्स है हमारे, जो पार्टिकल्स, देखो जरा, ये है स्कैटरिंग एंगल थीटा, स्कैटरिंग एंगल थीटा, और ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका जो ग्राफ बना वो ग्राफ कुछ इस तरह आया ऐसे। यहां पे देख लेंगे ये 180 डिग्री की टर्निंग है, तो 180 डिग्री पे टर्निंग देखो कितना है पार्टिकल्स, बहुत ही कम पार्टिकल्स है जो 180 डिग्री पर टर्न होकर वापस आ गए। और ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स वो है, यानी कि ये 10⁻⁷ होंगे अप्रॉक्सीमेटली। 10⁻⁷ पार्टिकल्स ऐसे है, 10⁻⁷ पार्टिकल ऐसे है जिनका डिफ्लेक्शन देखो, जिनका डिफ्लेक्शन 10 डिग्री से भी कम है, 10 डिग्री से भी कम है ना। तो हम बोलेंगे कि मेजॉरिटी का जो डिफ्लेक्शन है, ये यहाँ से जो डिफ्लेक्शन है देखो, ऐसा ऐसा जो डिफ्लेक्शन है ये सब, ये 10 डिग्री से भी कम है। किसका? मैक्सिमम, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स, बट फ्यू ऑफ देम हैविंग 90 डिग्री और 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन, ठीक है, 90 डिग्री और 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन। तो इसको बोला जाता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक यहाँ पे एक जिंक की स्क्रीन होती है, एल्यूमिनियम, यहाँ पे गोल्ड फॉइल होती है लगी हुई, लेड ब्रिक्स होती है लगी हुई, लेड ब्लॉक्स या रेड ब्रिक्स होती है। ब्रिक्स वो क्या करती है, कॉलिमेटेड करती है हमारे अल्फा पार्टिकल्स को। अल्फा पार्टिकल्स वहां पे जाएंगे और अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स होता है। बस इतना ही ये एक्सपेरिमेंट था। अब इसके ऑब्जर्वेशंस क्या है, चलिए वो देखते हैं। तो देखिए, ये वाला इस तरह का आपको एक ग्राफ मिलता है, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड। देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड और थीटा के साथ उसका रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ मिलता है और इसके अंदर में आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा है तो एंगल बहुत कम है, और जब एंगल बढ़कर 90 और 180 हो गया है तो पार्टिकल्स बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। तो इसको इस रिलेशन से दिखाया जाता है। देखो ये वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। अभी जो मैंने लिखा था n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन रेज़ टू 4 थीटा बाय 2, तो ये इसका डेरिवेशन है, ठीक है। इस तरह का डेरिवेशन आपको मिलता है यहाँ पर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना नहीं है, आपको सिर्फ रिलेशन याद रखना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन का जो हमको जो क्वेश्चन पूछता है नीट में वो इस रिलेशन पे सॉल्व हो जाते हैं। इसका पूरा ये पूरा फॉर्मूले की जरूरत अपने को नहीं है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए। तो ऑब्जर्वेशंस क्या रहे रदरफोर्ड के, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऑब्जर्वेशन ये रहे कि देयर इज अ न्यूक्लियस जिसको लगकर हमारे वो अल्फा पार्टिकल पलटकर वापस आ रहे थे, है ना। ऐसे तो हुआ, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो इसमें से पास हो गए। किसमें से? यहाँ से, देखो यहाँ से पास हो गए वो खाली स्पेस में से, और जो न्यूक्लियस पर गए वही पलटकर आए, और जो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब से गुजरे वो डिफ्लेक्ट हो गए, है ना। ऐसे तो सोचो इसको, ये न्यूक्लियस है आपका, तो एक्चुअल में हुआ कैसे कि यहां पर अगर हम देखते हैं, ऐसी लेयर बना देते हैं हम, ये न्यूक्लियस, पॉजिटिव न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस, है ना। और बाकी ये जो है ये सारी स्पेस है उसके अराउंड में, यानी कि एटम बहुत बड़ा है। देखो जरा, एटम इतना होगा ऐसे, ये एटम्स होंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा एटम। अब हमारे जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं वो कैसे जाएंगे? देखो, जो हमारे अल्फा पार्टिकल आएंगे तो अगर वो ऐसे आ रहे हैं तो पास हो गए उसमें से,
ठीक है, यहाँ पे आ रहे तो पास हो गए, यहाँ पे है तो पास हो गए, यहाँ पे है तो पास हो गए। जो यहाँ करीब से गुजरेगा वो डिफ्लेक्ट हुआ, है ना, जो इसके करीब से गुजरा वो डिफ्लेक्ट हुआ, जो बिल्कुल इसको जाकर लगा वो पलटकर वापस आया, है ना, जो न्यूक्लियस के सेंटर पे जा रहा था समझो, जो बीच में चला गया वो तो चला गया, ऐसे हो जाएगा। और कुछ बहुत करीब से जाएंगे तो वो डिफ्लेक्ट भी हो सकते हैं, ऐसे कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे सीधे चले जाएंगे, और कुछ न्यूक्लियस के ऊपर जा रहे थे वो पलटकर एग्जैक्टली वापस आ जाएंगे। तो ये देखो बहुत ही कम पलटकर आ रहे हैं और मैक्सिमम तो पास हो जा रहे हैं, देखो ऐसे। तो इस तरह का कुछ जो है तो पूरा सेटअप ये बना है, ठीक है। अब समझ में आई आपको बात, ऐसे हुआ है यहाँ पर। तो अब इसने क्या किया कि इसने कहा कि एक्चुअली न्यूक्लियस का साइज ये होता है, देखो न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस साइज 10⁻⁻15 मीटर, और एटॉमिक साइज बहुत बड़ा है भाई, एटॉमिक साइज 10⁻10 मीटर, इतना बड़ा साइज है। मतलब कितना, अप्रोक्सीमेटली 10,000, ऐसे दे दोगे आप यहां पे 10,000 और 1 लाख टाइम्स ग्रेटर, एटम इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियस, इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इतना छोटा है, कितना छोटा है, 10,000 टाइम्स छोटा है, 10⁻4 टाइम्स छोटा है, या 10⁻5 टाइम्स छोटा है, किससे, एटम से, ठीक है, एटम से। अब हमने ऐसे लिया इसको, तो फिर और क्या लिखेंगे हम, और ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, पॉजिटिव न्यूक्लियस। पॉजिटिव न्यूक्लियस है ये बीच में, ठीक है, और यहां पे हमारे समझो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां कहीं तो होंगे इस तरह से, और वो रिवॉल्व कर रहे होंगे, बस ऐसे होगा, रिवॉल्व कर रहे होंगे, जगह नहीं मालूम, जगह नहीं मालूम, यही तो फंडा है। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे अबाउट जो है तो अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि खाली स्पेस तो है ना, देखो जरा, मोस्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस। और एक बात ये नजर आई कि अप्रोक्सीमेट 99% 99 या 99.5% ऑफ मास ऑफ एटम is concentrated at nucleus। मेरे साथ ही लिख लो आप, तो आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 99.5% ऑफ द मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट न्यूक्लियस, पूरा के पूरा यहीं पे है। इलेक्ट्रॉन तो भैया बहुत ही छोटे छोटे हैं, कहीं तो भी इधर उधर भटक रहे हैं बस, और बहुत छोटे हैं ना, अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो बहुत ही छोटे हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 1850 टाइम्स छोटे हैं हमारे प्रोटॉन से, ठीक है, ऐसे होता है। मतलब न्यूक्लियस से तो बहुत ही छोटे इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस के कंपैरिजन में उसका मास हम कंसीडर नहीं करते, इसलिए 99.5% ऑफ मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, ऐसा बोला गया है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे जो कि रदरफोर्ड को दिखाई दिए यहाँ पर, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे डिफ्लेक्शन हो रहा है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। बट इसके भी कुछ फेलियर तो आएंगे, ठीक है, लेकिन उससे फेलियर से पहले इसका एक बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला है, चलो वो फॉर्मूला देख लेते हैं पहले, उसके बाद में फेलियर की बात करेंगे। देखो ये है अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर्स, अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर्स। अब देखो ये न्यूक्लियस है हमारा, जो न्यूक्लियस से जितने दूर से जा रहा है वो एकदम स्ट्रेट जा रहा है, देखो है स्ट्रेट जा रहा है, और जो न्यूक्लियस के करीब आता चाहता है वो क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये कुछ डिफ्लेक्ट हुआ, इसको देखेंगे तो देखो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, इसको देखेंगे तो एग्जैक्टली पूरा, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस के सर पे जा रहा था, सीधा हेड ऑन कोलिजन पे था ये तो ये जो हेड ऑन जा रहा था, तो हेड ऑन वाला तो सीधा पलट कर वापस आया, ठीक है, लेकिन जा कहां तक आया, यहां तक जाकर आया है। तो हम बोलेंगे कि न्यूक्लियस का ये सेंटर मान लो, और यहां से ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम बोल देंगे r0 डिस्टेंस, ठीक है। r0 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो r0 इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच
कहाँ तक पहुंच थी उसकी, मतलब ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाके उसको छीकर आया है ना, ऐसे बोलते हैं ना अपन, तो अपने लैंग्वेज होता है ऐसे बोला जाएगा उसको, भाई कहाँ तक छीकर आया है, बस उसकी पहुंच कहाँ तक थी, यहाँ तक जाकर वापस आया तो उसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलेंगे। फिर ये देखो, ये ऊपर वाले भी, ये डिफ्लेक्शन इसका ज्यादा है क्योंकि ये न्यूक्लियस से करीब आ रहा है, ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, डिफ्लेक्शन कम है, बहुत दूर है तो डिफ्लेक्शन जीरो है, ठीक है चलेगा, ये तो सीधा चलेगा। डिफ्लेक्शन को आप मेजर करते हो इस तरह से, देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का, और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके ये जो एंगल होगा इसको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोला जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा ऐसे। तो इसका एंगल तो और भी ज्यादा हुआ ना, इसका एंगल और भी ज्यादा है, इसका एंगल कम है, इसका एंगल बिल्कुल जीरो है, इसका एंगल बिल्कुल जीरो है, इस तरह से समाना जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है हमारे, इनका और हमारे न्यूक्लियस का सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है, हमारे न्यूक्लियस का और इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है उसको बी बोलते हैं, और बी को बोला जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, समझो बात को, क्या है ये पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब बी जितना कम होगा हमारे न्यूक्लियस से टकराने के चांसेस उतने ज्यादा है, इम्पैक्ट के, इम्पैक्ट टकराना है ना, इम्पैक्ट टकराना, तो टकराने के चांसेस, ये बी अगर कम होता है तो टकराने के चांसेस ज्यादा है, ये बी अगर ज्यादा है तो ये देखो इसका बी बहुत ज्यादा है ना, ये इतना बड़ा है बी, इसका यहाँ तक के इतना है, इसका बी और भी बड़ा है, तो इसीलिए उसके टकराने के कोई चांसेस ही नहीं है, बी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हमको कुछ यहाँ पे अभी रिलेशंस मिलते हैं, तो हम लिखते हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर जो है, इम्पैक्ट पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई 2 होता है। इसका फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, आप पढ़ लो, एररलेस वगैरह में दिया है फॉर्मूला, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि, तो ये एक रिलेशन होता है बस, इम्पैक्ट पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉट ऑफ थीटा बाई 2, ठीक है, ऐसे हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2 ऐसे। इक्वेशन अगर उसको निकालेंगे तो बी इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी आती है 4/ε0 आता है उसके अंदर में, कॉट थीटा बाई 2 आता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसको, और बाकी सब कांस्टेंट होते हैं उसके अंदर में, ठीक है। अब मान लो, देखो हुआ क्या, अब कहानी सुनो जरा, ये जो R0 है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको कैलकुलेट करना है हमको, तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ R0। R0 की कैलकुलेशन कैसी होगी, तो यहाँ पे हमारा पार्टिकल जो हम फेंक कर मार रहे हैं न्यूक्लियस के ऊपर, वो कौन सा पार्टिकल है, तो हम कहेंगे कि अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है, 2e+ होता है ना, ये 2e+ है, और न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, तो हम कहेंगे कि चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू, अगर हम न्यूक्लियस का चार्ज लिखेंगे तो इसको लिखना पड़ेगा Z एटॉमिक नंबर इनटू प्रोटॉन नंबर, है ना, प्रोटॉन नंबर E होता है प्रोटॉन नंबर E+, सॉरी E+ और Z बोले तो एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1, और अगर ये हाइड्रोजन नहीं है तो Z की वैल्यू कुछ तो होगी। अब यहाँ पे तो गोल्ड का है, गोल्ड के होने की वजह से Z की वैल्यू 79 होगी। तो हम देखो फिर क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हुआ ये कि यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, पहले सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी थी इनके पास, पोटेंशियल एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल के पास, EV है ना, EV की पोटेंशियल एनर्जी थी, वो EV की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बन गई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बन गई फिर से, क्योंकि देखो ये जब ये जाकर रुकता है तो इसको अपोजिशन आता है। अपोजिशन किस वजह से आता है, इसके रिपल्शन की वजह से, है ना, इसके रिपल्शन की वजह से एक अपोजिशन आता है, तो हम बोलेंगे कि ये इसको अपोज करता है। N न्यूक्लियस पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये दो जा रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी घटती जाती है, और यहाँ पे जब जाकर ये रुकता है, जब ये जाकर रुकता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम लिखेंगे कि वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो हम ऐसे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन गई, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिखेंगे अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बोले तो कितनी हो जाएगी, हाफ m और v मैक्स का स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी उसने अचीव किया होगा ना, v मैक्स का स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखते हैं अपन, 1/4πε0 इंटू क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 अपॉन R, ऐसे लिखते हैं ना, Q1 Q2 अपॉन R। Q1 कौन है, दिस इज Q1, 2 ये अल्फा पार्टिकल है ना, अल्फा पार्टिकल वो तो हीलियम न्यूक्लियस होता है, हीलियम न्यूक्लियस मतलब 2e, इसका चार्ज हो गया, और इसका चार्ज कितना हो गया, ये Q2 है हमारा, और इसका चार्ज कितना हो गया, Ze+। तो हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पे लगा देंगे, चलो लगा देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी गिनते हो आप तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर आता है, E आ जाता है उसके अंदर, कोई फर्क की बात नहीं है। तो हम इसको लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल्स टू 1/4πε0, Q1 की वैल्यू कितनी है, 2e
इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है, ZE अपॉन डिस्टेंस कितना है R बोले तो R0, कितने दूरी पर गए थे, R0 दूरी पर गए थे। ठीक है, इस तरह से। तो आपको यहां से मिल गया है R0 का फंडा, R0 इज इक्वल टू 2ZE का स्क्वायर, 2Z, 2 को अलग लिखेंगे, Z को अलग लिखेंगे अपन, 2ZE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसे वैसे रहने दूंगा, क्योंकि उसको 9 × 10⁹ रखते आता है। ठीक है ना, इसको रहने देंगे वैसे। और इंटू या R0 यहाँ चला गया तो काइनेटिक एनर्जी नीचे आ गई, तो यहाँ पे लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। बस ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, कुछ बुक्स में अगर इसकी वैल्यू अगर अलग दिया होगा, यहाँ से 2 कैंसिल करके यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन 0 दिया होगा, तो दैट्स फाइन ना, कोई फर्क की बात नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है। तो 2ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 KE, ये वाला बन जाएगा आपके पास में फॉर्मूला। चलो इसके हिसाब से अपन कुछ कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो। देखो, हमको क्वेश्चन दिया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज गिवन एज, एनसीईआरटी में दिया है 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बम्बार्डेड ऑन AU फॉइल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। पहले लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 7.7 मिलियन का मतलब होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं 7.7 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19, ये हो जाएगी वैल्यू जूल में। और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 7.7 इंटू 1.6, इट इज 12.32 इंटू 10⁻⁶, ये 6 प्लस के और ये माइनस का, तो ये हो जाएगा -13 जूल। ठीक है, ये आपके पास में काइनेटिक एनर्जी आ गई है। काइनेटिक एनर्जी आ गई है, उसके बाद में हमको एटम कौन सा दिया है, Z इज इक्वल टू 79 दिया है। और कुछ हमको पता करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ हो जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होती है। ठीक है, इतनी वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि प्रोटॉन का चार्ज या इलेक्ट्रॉन का चार्ज चलता है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच R0, फॉर्मूला क्या बनेगा, R0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, वैल्यूज पुट करते हैं 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू Z इज 79 इंटू E का स्क्वायर इज 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम का स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज 12.32 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो देखो हमारा आंसर इतना आया है 29.54 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, दैट इज नियर अबाउट 30 फेम्टोमीटर या फर्मी, है ना, क्योंकि 10⁻⁻15 का एक फर्मी होता है, 10⁻⁻15 इज इक्वल टू 1 फर्मी। ठीक है, 1 फेम्टोमीटर होता है। तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 29.54, दैट इज 30, अप्रोक्सीमेटली 30। तो ये आया हमारा आंसर कि ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बट इन एक्चुअल size of AU nucleus is only 6 femtometer, 6 FM only। ये कितना आया 30, क्यों ऐसा 5 टाइम बड़ा, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतना बड़ा कैसे आ गया। तो सुनो बात को, ये है अपना AU न्यूक्लियस, है ना, यहां पर होगा एटम बहुत बड़ा, और हमारा ये आ रहा है अल्फा पार्टिकल वाला एटम, ये है अपना अल्फा वाला एटम। तो अल्फा वाला अगर यहां से चला जा रहा है वापस, तो हमने जो मेजर किया वो ये है, हमने जो मेजर किया वो ये है, जबकि एक्चुअल होना चाहिए था ये होना चाहिए था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस या साइज ऑफ न्यूक्लियस। एक्चुअली ये होना चाहिए था इतना ही, रेडियस बोले तो इतना ही, बस इतना, ये रेडियस होना चाहिए था, ऐसे एग्जैक्टली हाफ से ऐसा गिनेंगे तो ये रेडियस होना चाहिए था। बस हमने क्या गिना, जहां से अल्फा पलट कर आया, तो हमने क्या बोल दिया, एकदम सिंपल, देखो ऐसा होता है कि हमने क्या बोल दिया कि जहां तक अल्फा जाकर वापस आया
हमारा न्यूक्लियस उससे छोटा ही है। सीधी बात है ना भाई, न्यूक्लियस हमारा उससे छोटा ही रहेगा। जहां से अल्फा पलटकर वापस आया है, जहां से अल्फा रिटर्न हुआ है, बस उससे छोटा हमारा न्यूक्लियस है। ऑब्वियसली अल्फा कहां से पलटा है, 30 फेम्टोमीटर से पलटा है, तो ये यहाँ तक 30 फेम्टोमीटर होगा, और अंदर जाओ यहाँ पे रेडियस आएगा, वो रेडियस है उसका 6 फेम्टोमीटर। आप समझे बात को, ऐसे हुआ है। तो इसीलिए ये वाला जो कैलकुलेशन है, ये हमको सिर्फ एक रीजन बताता है जिस रीजन के अंदर न्यूक्लियाई रिसाइड करता है, ठीक है, एक न्यूक्लियर रहता है। एग्जैक्टली न्यूक्लियस का रेडियस उससे मालूम नहीं पड़ता, ये क्लोजेस्ट अप्रोच है। साइज ऑफ न्यूक्लियस नहीं देता एग्जैक्टली, ये साइज ऑफ न्यूक्लियस नहीं देता, लेकिन ये क्लोजेस्ट अप्रोच देता है आपको, ठीक है, फेम्टोमीटर में वैल्यू देता है 30 फेम्टोमीटर, ठीक है, कॉपी इट डाउन। तो देखिए अब अगर बहुत सारी अच्छी चीजें भी होंगी तो फेलियर भी तो होंगे। क्या फेलियर था इसका, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का फेलियर। पहली बात कि कैनॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को कैसे एक्सप्लेन नहीं किया, ये लास्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में। कैनॉट एक्सप्लेन द पोजीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, उसने कह तो दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बट कैसे ये नहीं बता पाया, यानी कौन सा फोर्स है, कौन सा कनेक्शन है जिसकी वजह से वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो नहीं बता पाया। कैनॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, एटम्स के अंदर में जो स्पेक्ट्रा निकलता है, जो वेवलेंथ निकलती है, जो फ्रीक्वेंसी उसके अंदर से इमिट होती है, वो फ्रीक्वेंसी को ये बता नहीं पाया, ठीक है। देखो स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे डिपेंड करती है, देखो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैक्सवेल की जो थ्योरी थी उसके हिसाब से अगर एक पार्टिकल रिवॉल्व करता है, एक पार्टिकल अगर रिवॉल्व करता है तो उसने रेडिएट करना चाहिए एनर्जी को। एनर्जी रेडिएट अगर करेगा तो वो लूज करेगा एनर्जी को, अगर एनर्जी लूज करेगा तो जितनी एनर्जी कम होती जाएगी फिर उसका सर्कल का जो रेडियस है वो भी कम होता जाएगा, और वो स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए इवेंचुअली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। यानी कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा एक स्पाइरल पाथ फॉलो कर सकता है, और स्पाइरल पाथ फॉलो करते करते वो जाकर यहाँ पर न्यूक्लियस में गिर जाएगा, इवेंचुअली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ठीक है। ये है इलेक्ट्रॉन अपना, ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा घूमता है तो स्पाइरल पाथ में जाकर वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो न्यूट्रलिटी तो चली गई ना फिर, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज थे। अगर नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर गिर गए तो इसका मतलब है कि आपकी स्टेबिलिटी तो खत्म, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी तो खत्म हो जानी चाहिए। ये एक प्रोपोज थ्योरी थी, पुरानी थ्योरी थी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। और वो क्यों नहीं होता, वही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, वो क्यों नहीं होता है। तो वो क्यों नहीं होता है ये जानेंगे हम। इसके बाद वाली थ्योरी, नील बोर्स एटॉमिक थ्योरी। नील बोर यानी कि हुआ ये कि जब रदरफोर्ड भी आकर फंस गया तो रदरफोर्ड ने कहा कि यार अब तो ये क्वेश्चन तो ऐसे हो गए ना, मतलब लोगों ने ऐसा पूछा, और रुद्र प्रताप अरे बता भाई ऐसे कैसे हुए, अरे जब ये घूमे हैं स्पाइरल पाथ में तो खत्म हो जावे है, अगर इलेक्ट्रॉन गिरे हैं न्यूक्लियस के अंदर में तो स्टेबिलिटी तो कहाँ है, स्टेबिलिटी तो बताइए प्रैक्टिकल में कहाँ है ऐसा। आपकी थ्योरी तो यही सजेस्ट करती है ना, बताइए कैसे घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, स्पेस खाली है बीच में है कैसी। और रुद्र प्रताप हमारा बेचारा बहुत ही मायूस, निराश, और सोच नहीं पा रहा है अभी क्या बोले। तो उतने में नील बोर जो कि उसका स्टूडेंट है, नील बोर, उसने बोला कि डाल्टन का, थॉमसन का, रुदरफोर्ड का, सबका जवाब देगा भाई तेरा नील बोर। और अब नील बोर उसका जवाब देने के लिए आ रहा है। स्टे ट्यून्ड विद अस इन नेक्स्ट एपिसोड टू नो मोर अबाउट द नील बोर थ्योरी। क्या पॉस्टुलेट थे उसके, और वो पॉस्टुलेट्स के बाद में उसकी थ्योरी कैसे प्रोपाउंड होती है, कैसे आगे बढ़ती है, वो सब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर में। बहुत अच्छी थ्योरी है, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। J.J. Thomson's experiments with the discharge tube with different gases filled in it, one at a time, led to the conclusion that all the elements contain negatively charged particles, which were later called electrons. Since the atom is electrically neutral, it was proposed that the atom must also contain positively charged particles in it, such that the total negative charge in the atom is equal to the positive charge in it. Based on these assumptions, J.J. Thomson proposed the plum pudding model of the atom. In this model, he proposed that the total positive charge in the atom is spread throughout its volume, and the negatively charged electrons are distributed in this volume like seeds in a watermelon. But subsequently, an experiment proposed by Ernst Rutherford and carried out by his students Hans Geiger and Ernst Marsden to understand the structure of the atom proved that the plum pudding model of the atom was not in agreement with the results of the experiment. Rutherford proposed that the scattering of the alpha particles from atoms of an element would be helpful in understanding the structure of the atom. Let us now study
and understand the Rutherford's alpha particle scattering experiment, which led to Rutherford's nuclear model of the atom. The experimental setup consisted of a source of alpha particles, like bismuth-214, placed in a cavity in a lead block, and the arrangement was made to obtain a narrow beam of alpha particles by passing them through space between lead bricks. Here, we should remember that the alpha particles were actually helium nuclei. As we know, the charge of the alpha particle is 2 times the charge of the proton, and its mass is 4 units. The narrow beam of alpha particles so obtained was allowed to fall on thin gold foil of thickness around 2.1 into 10 to the power minus 7 meter, that is 0.21 micrometer. The scattered alpha particles were made incident on a zinc sulfide screen. The zinc sulfide screen being a fluorescent screen, the alpha particles upon striking the screen caused scintillations leading to the detection of their presence. The scintillations were observed through a microscope. This entire arrangement was enclosed in a vacuum chamber to avoid stray particles, if any, entering the experimental area. It was observed experimentally that most of the particles passed off straight through the gold foil without any deviation in their path. A few of them suffered minor deviations, and very few of them suffered large deviations. These deviated particles were studied as a function of the angle of scattering. Angle of scattering is defined as the angle between the path of incident particle on the gold foil and the path of the scattered particle away from the gold foil. A graph was plotted between the number of scattered particles detected on the y-axis and the scattering angle on the x-axis. Based on the data from the graph, Rutherford made the following conclusions. The number of particles for nearly zero angle of scattering was very large, indicating that most of them had passed almost straight through the gold foil. This implied that most of the atoms must have been empty. Out of all the incident alpha particles, only about 0.14% of the particles scattered by more than 1 degree. This was due to the fact that these particles passed close to the central part of the atom, which must have been positively charged. And 1 in 8,000, that is about 0.0125% of the incident alpha particles scattered by more than 90 degrees, that is, they scattered backwards. For this to have happened, such alpha particles must have experienced a large repulsive force. This would be possible only if most of the atom was empty and its entire positive charge was concentrated tightly at the central part called the nucleus. In such a case, the alpha particles which moved very close to the central part would experience large repulsive forces and suffer deflections greater than 90 degrees. Based on these assumptions, Rutherford proposed the atomic model, henceforth called the Rutherford's nuclear model of atom. The entire positive charge and most of the mass of the atom is concentrated at the center of the atom called the nucleus. He also proposed that the electrons revolved around the nucleus in orbits, just like planets revolving around the sun. Hence, the Rutherford's atomic model is also known as the planetary model of the atom. Based on Rutherford's experiments, the size of the nucleus was estimated to be around 10 to the power minus 15 meter to 10 to the power minus 14 meter. According to the kinetic theory of gases, we know that the size of atom is about 10 to the power minus 10 meter. So, the atom is about 10,000 to 100,000 times larger than its nucleus. Now, by using Rutherford's nuclear model of the atom, we can explain the scattering of alpha particles from the gold foil. As the gold foil is very thin, it can be assumed that the alpha particle undergoes one scattering due to the gold nucleus. So, to calculate the trajectory of an alpha particle, it is enough to consider the scattering of an alpha particle by a single gold nucleus. The atomic number of gold is 79. That is, the nucleus of gold
contains 79 protons. Therefore, the charge on the gold nucleus is equal to 79e, where E is assumed to be the charge on each proton. Hence, the gold nucleus is approximately 50 times heavier than the alpha particle. Hence, it can be assumed that the gold nucleus remains stationary during the scattering process. Now, according to Coulomb's inverse square law of electrostatics, the magnitude of the repulsive force between the alpha particle and the gold nucleus F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 2e into Ze by r square, where r is the distance between the alpha particle and the nucleus of the gold atom. This force acts along the line joining the alpha particle and the nucleus of the gold atom. The direction of this force and its magnitude continuously changes as the alpha particle approaches or recedes from the nucleus. The path of the alpha particle depends on the impact parameter b for the scattering, which is defined as the perpendicular distance between the direction of the initial velocity of the alpha particle and the nucleus of the gold atom. The alpha particles have a range of impact parameters, so the alpha particles are scattered in different directions. If the impact parameter is large, the alpha particles pass without deviation. That is, the scattering angle is approximately 0 degrees. For relatively small values of b, that is, when the alpha particles are directed very close to the nucleus, there are huge deviations. If the alpha particles are directed in the same line as of the gold nucleus, then they undergo a head-on collision, in which case the impact parameter is the least and hence the scattering angle is approximately 180 degrees. Therefore, such alpha particles bounce back. Since very few of the incident alpha particles undergo head-on collision, it can be said that the mass of the gold atom is concentrated in a very small region called the nucleus.